आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को दिया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Then the numbers are. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 5:6 है. अगर दोनों नंबर्स में से हर एक में से 8 माइनस कर दिया जाए तो इस तरीके से मिले हुए नंबर्स का जो रेशियो होता है वो 4:5 है. तो फिर नंबर्स क्या होंगे, और यहाँ पर हम लोगों को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इन ऑप्शन से ही आंसर फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखी है, दो नंबर्स हैं और दोनों का रेशियो कितना है 5:6. अब ऑप्शन ए में जो नंबर्स दे रखे हैं हम लोगों को वो क्या क्या है 40 एंड 42. जरा निकालने की कोशिश करें कि इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा. तो पहला नंबर है 40 और दूसरा नंबर क्या है 42. इन दोनों को कैंसिल आउट करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 टाइम्स और इसको कैंसिल करें तो 21 मिलेगा. अब 20 और 21 क्या कॉमनली किसी भी नंबर से कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं. इसका मतलब इन दो नंबर्स का रेशियो कितना है 20:21 है, जबकि होना कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5:6. इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता. अगले ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे नंबर्स क्या हैं 42 एंड 48. निकालते हैं इनका रेशियो 42 एंड 48. चलिए 2 से कैंसिल कर दें, 2 से इसको कैंसिल किया तो मिला 21 और 2 से इसको करेंगे तो 24. फिर से 3 से कैंसिल हो जाएंगे तो 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24. इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना निकल के आता है 7:8, जबकि यहाँ पे कितना है 5:6. इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता. थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को दिए नंबर्स कौन कौन से 40 एंड 48. 2 से कैंसिल करें तो ये 20 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 24, फिर से 2 से कर दीजिए 10, इसे 2 से किया तो 12, अगेन 2 से करें तो ये 5 और ये 6. इसका मतलब दोनों नंबर्स का रेशियो कितना है 5:6. इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे वाला भी चेक कर लेते हैं. लास्ट ऑप्शन जो है उसमें नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं 44 एंड 50. 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 22 बना, 2 से ये बनेगा 25. क्या अभी फर्दर कैंसिल आउट होंगे, नहीं होंगे. ठीक है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो वो कितना है 22:25. इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रेशियो कितना होना चाहिए 5:6. तो इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ रेशियो किसका बना, इस ऑप्शन में इन दो नंबर्स का मिलता है 5:6. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है थर्ड. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. If 27 is added to it, the digits of the number get reversed. The number is. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 2-digit नंबर है और इस 2-digit नंबर में जो 2 डिजिट्स है उन दोनों का सम कितना है 9 है. फिर बोला गया है कि अगर इस नंबर में 27 प्लस कर दिया जाए तो इस नंबर में जो 2 डिजिट्स ही उनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, मतलब वंस वाली टेंस पर आ जाती है और टेंस वाली वंस प्लेस पर आ जाती है. तो फिर वो नंबर क्या होगा. ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन है. क्वेश्चन में बोला गया है कि 2-digit नंबर है और दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है, और फिर उसके बाद नंबर में अगर हम लोग 27 प्लस कर दें तो डिजिट्स एक्सचेंज हो जाती हैं, मतलब इंटरचेंज हो जाती है, और इसका मतलब है वंस प्लेस डिजिट टेंस पर आ जाती है और टेंस प्लेस डिजिट वंस पर आ जाती है. ठीक है, चलिए फिर से ऑप्शन से चलने का काम करते हैं. देखो 2 डिजिट्स क्या है इस नंबर 27 में 2 और 7. जब इन दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को 9 मिल जाएगा. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन को मैच कर रहा है. ये भी इन दोनों के भी सम 9 है, इन दोनों का भी सम 9 है और इन दोनों डिजिट्स का भी सम 9 है. मतलब ये सारे के सारे नंबर्स फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब अगली कंडीशन क्या है कि अगर 27 प्लस कर दिया जाए तो डिजिट्स एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि रिवर्स हो जाती है, वंस वाली टेंस टेंस वाली वंस पर. अब चलिए पहले केस में 27 नंबर है और इसमें अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 27 प्लस कर दें तो कितना होगा 54. राइट, क्या डिजिट्स एक्सचेंज हुई, नहीं हुई. यहाँ तो 2 और 7 थी ना, यहाँ तो नई डिजिट आ गई. इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही. अगला 72 है और 72 में जब 27 प्लस करें तो कितना होगा 99. क्या डिजिट्स एक्सचेंज हुई, नहीं हुई. इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है. अगला 45 है, 45 में जब 27 प्लस करके देखें तो कितना मिलेगा 7 और 5 12, 4 और 2 5, 4 और 2 6 और 1 7, 72 होगा. क्या डिजिट्स एक्सचेंज हुई, नहीं. ये 45 है, ये 72 है. अगला 36 है और जब 36 में 27 प्लस करें तो कितना होगा 63. क्या डिजिट्स एक्सचेंज हुई, यस बिल्कुल. देखिए वंस वाली अब कहाँ आ गई टेंस पर और टेंस वाली वंस पर पहुँच गई, हो गई ना डिजिट्स एक्सचेंज. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है. तो ये तीनों गलत हैं. ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है.
इसमें दिया है हम लोगों को अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, then the fraction obtained is। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है, चलिए a/b इसको मान लें। तब फर्स्ट केस में बोला है कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, a-1 हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा ना, मतलब फ्रैक्शन उस केस में ये होगी। तो ये फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए, 1/3 के। ठीक है, दूसरे केस में बोला है किसी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर यानी कि b में 8 प्लस कर दिया जाए तो जो फाइनली फ्रैक्शन निकल के आती है वो किसके इक्वल होगी, 1/4 के इक्वल होगी। तो फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, तो चलिए ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। पहली जो फ्रैक्शन हम लोगों को दे रखी है वो कितनी है, 3/12। अब फर्स्ट केस में आए तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस करें, तो चलिए कर दीजिए, 3 में से 1 माइनस किया अपॉन 12 और 3 में से 1 माइनस किया तो क्या मिला, 2/12 और इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये तो 1/6 निकल के आया, जबकि होना कितना चाहिए, 1/3। इसका मतलब क्या ये ऑप्शन हो सकता है सही, नहीं हो सकता, तो ये रेस से बाहर हुआ। अगला क्या है ऑप्शन, 4/12 है, करिए भाई माइनस, तो 4 - 1 का मतलब 3/12, कैंसिल आउट कर दें तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। इसका मतलब इसका आंसर क्या आता है, 1/4, जबकि क्या आना चाहिए, 1/3। इसका मतलब ये भी आउट ऑफ रेस। अगले ऑप्शन पे आए तो 5/12 और अब अगर हम लोग 5 में से 1 माइनस करें और 12 ऐसे ही रखें तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4 मिला और ये 12, तो ये 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। इसका मतलब 1/3 और 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाले को भी ट्राई कर लें, तो ये क्या है, 7/12 और 7 में से 1 माइनस करें अपॉन 12, ठीक है। 7 में से 1 माइनस किया तो 6/12, जो कि कैंसिल करके कितना आया, 1/12, जब क्या आना कितना चाहिए, 1/3। इसका मतलब ये भी फर्स्ट कंडीशन को मैच नहीं करता है, तो फर्स्ट कंडीशन को, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो यही सही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें दिया है हम लोगों को, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लड़की है ऋतु, वो नाव चलाती है और डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में भी उसको 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी रोइंग की स्पीड क्या है, यानी कि बोट की स्पीड क्या है और करंट की स्पीड क्या है, ठीक है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो बोट की स्पीड और करंट की स्पीड। मान लेते हैं कि जो उसकी बोट है उसकी स्पीड है x किलोमीटर/आवर और जो करंट है उसकी स्पीड है y किलोमीटर/आवर। जब भी कभी बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो 2 चीज़ें फाइंड करते हैं, स्पीड अप स्ट्रीम और स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जब हम लोग स्पीड डाउन स्ट्रीम फाइंड करें तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या करते हैं हम लोग, बोट की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम के केस में जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, x + y किलोमीटर/आवर होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड अप स्ट्रीम की बातें करें तो क्या करते हैं, बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर देते हैं, मतलब तब स्पीड होनी चाहिए x - y किलोमीटर/आवर। बात यहाँ तक समझ आती है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी जाती है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, जब 1 घंटे में डिस्टेंस निकालनी है तो 20 को डिवाइड कर दें 2 से, मतलब 10 किलोमीटर। अब हम लोग कह रहे हैं कि ऋतु डाउन स्ट्रीम के केस में 10 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 1 घंटे में, यानी कि 1 आवर ऐसे भी कह सकते हैं। तो यही क्या है, स्पीड है, किसके केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में। तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम के केस में, x + y होना चाहिए, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x + y कितना होना चाहिए, 10, करेक्ट है। जहाँ पे x क्या है, बोट की स्पीड, y क्या है, करंट की स्पीड। जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ हम लोगों को बोट की स्पीड दे रखी है और ये हम लोगों को करंट की स्पीड्स दे रखी हैं। जरा चेक करिए, 6 + 3 क्या 10 निकल के आ रहा है, नहीं, ये तो 9 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 11 होगा, जबकि कितना आना चाहिए, 10, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं। 6 और 4 दोनों मिला के 10 होंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। जरा आगे वाले को भी चेक कर लें, 10 और 6 कितना होगा, 16, जबकि कितना होना चाहिए, 10। तो ये ऑप्शन भी नहीं, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन में हम लोगों को ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है
और यहाँ पर हम लोगों को ABCD जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं एक्स और वाई के टर्म्स में। तब हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि ऑप्शंस हम लोगों को ये दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी की सारी वर्टाइसेस कहाँ पर हों, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर हों। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया ABCD, ये क्या है? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी की सारी वर्टाइसेस कहाँ पर है? सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A का अपोजिट एंगल क्या है? C है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल D और एंगल B का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलिए इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C होना चाहिए 180। अब देखो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 6x प्लस 10 प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये है x प्लस वाई, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। 6x और x ये दोनों मिलके कितना हो गया? ये हो गया 7x प्लस का y है, और इधर क्या है? 180, और इस 10 को कर दें हम लोग ट्रांसपोज, तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या मिला हम लोगों को? 7x प्लस वाई इक्वल टू 180 में से 10 माइनस कर दिया तो 170, और इस तरीके से एक हम लोगों को इक्वेशन मिल जाती है। अब देखो आते हैं ऑप्शन पर। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को x की वैल्यू दे रखी है 20 और y की वैल्यू दे रखी है 10। जरा चेक करते हैं कि क्या ये दी गई वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या फिर नहीं। तो देखिए x की जगह पर अगर 20 रखेंगे तो 27 जा 140 होगा, प्लस y की जगह पे 10 रखेंगे तो 140 प्लस 10 हुआ कितना? 150, जबकि होना कितना चाहिए? 170। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पे आए तो यहाँ x की वैल्यू 20 है, y की 30 है। जरा रखो, x की जगह पे रख रहा है यहाँ 20, तो 27 जा ये हो जाएगा 140, प्लस में y की जगह पे 30 रख रहे हैं तो यहाँ पे रख दें 30, तो ये कितना हुआ? 170। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी? इस वाली इक्वेशन को। तीसरे ऑप्शन पे आए तो x कितना है? 44। अब 44 x की जगह पे यहाँ रख दिया जाएगा, तो रखिए 7 इंटू 44 कितना होगा? तो ये होगा 308, प्लस y की जगह पे 15 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 323, और ये होना कितना चाहिए? 170। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अगले ऑप्शन पे आए तो x इक्वल टू कितना है? 15, रखिए 15, तो 15 7 जा 105, प्लस y की जगह पे रख दें 15, तो ये तो कितना होगा? 120 होगा, जबकि होना कितना चाहिए? 170। तो दी गई इक्वेशन कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई होती है? इस ऑप्शन से सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। आई होप स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए चले जाइए मेरी प्लेलिस्ट में। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।